नमस्कार साथियों, जैसा कि यूजीसी के नोटिस के अनुसार कल 4 फरवरी 2026 को रात के तकरीबन 8 बजे के बाद यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हर उस अभ्यर्थी को उम्मीद होती है कि उसका जेआरएफ हो, क्योंकि नेट होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने की योग्यता तो उसके पास हो जाती है, मगर केवल योग्यता से सब कुछ नहीं होता। हर किसी को ज़िंदगी में 4 पैसों की ज़रूरत होती है। तो जेआरएफ जो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने की योग्यता भी देता है, कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी में वेटेज भी देता है, और सबसे बड़ी बात एक स्टाइपेंड के रूप में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तकरीबन 45,000 के आसपास। हालांकि ये वेरी करता है अलग अलग शहरों के हिसाब से। तो जिन साथियों का जेआरएफ उत्तीर्ण हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नेट हुआ है उनको बहुत बधाई के साथ शुभकामना है कि अगली बार उनका भी जेआरएफ हो। जो ओनली पीएचडी क्वालिफाई करे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरोज कुमार जी, जिनका जून 2025 अभी जो रिजल्ट आया है वो दिसंबर 2025 का आया है। जून 2025 सेशन में बहुत अच्छे नंबरों से 112 क्वेश्चंस जिनके सही हैं वो श्री सरोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि कैसे नेट जेआरएफ की तैयारी की जाए, विशेषकर हिंदी साहित्य को लेके, क्योंकि जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट जनरल होता है, जितने भी यूजीसी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबका वो कॉमन पेपर रहता है, कॉमन सिलेबस रहता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक अलग सिलेबस होता है। तो जनरल पेपर पे कोई भी बात करें सबके लिए काम की है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो यहाँ बात होगी वो हिंदी विषय को लेकर होगी। तो सरोज जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत पुनः बधाई। हालांकि पहले बधाई आपको मिल चुकी होगी कहीं ना कहीं से। अभी आप देखते हैं कि दिसंबर 2025 के सेशन का रिजल्ट इशू किया गया है कल। हालांकि सर्वर में ग्लिच के कारण अभी भी कुछ लोग अपना रिजल्ट देख नहीं पाए हैं, लेकिन ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो जिन साथियों का जेआरएफ हुआ है, जिनका नेट हुआ, जो ओनली पीएचडी क्वालिफाई किए हैं, तो सबसे पहले उन साथियों को मैं पुनः बधाई देने के साथ आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जो पेपर 1 होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसकी तैयारी कैसे करें। उसमें 10 यूनिट्स हैं, तो थोड़ा सा एक आध यूनिट का जिक्र करके आप स्पेशली बताएं कि रिसर्च एप्टीट्यूड या जो भी टॉपिक्स उसमें हैं उनकी तैयारी कैसे करें आगामी अभ्यर्थी, और आपने कैसे करी थी। क्या आपकी रणनीति अब कारगर होगी या आपकी रणनीति में कितना इजाफा करने के बाद वो अच्छे तरीके से रिजल्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहेंगे जो इस बार जेआरएफ या नेट या ओनली पीएचडी क्वालिफाई किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का इस बार नहीं हो पाया 1-2 नंबरों से या कुछ कैसे भी करके नहीं हो पाया, तो उनको निराश नहीं होना है, उनको मेहनत करना है और ज़्यादा मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना है। तो उन लोगों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, फर्स्ट पेपर के बारे में और सेकंड पेपर के बारे में। पहले आप फर्स्ट पेपर के बारे में बताइए। हाँ, फर्स्ट पेपर के बारे में जैसा कि हम लोग आम लोग केवीएस मैदान पढ़ते हैं और यूथ कंपटीशन का पेपर ले लेते हैं, सॉल्व पेपर, तो इन सबको तो हम पढ़ते हैं। ये सब बहुत कारगर भी थे और आने वाले समय में थोड़ा सा हम सोचते थे कि 70 और 30 का रेशियो लेके चलें, लेकिन अब आपको और बढ़ाना पड़ेगा। आपको 35 का रेशियो और 75 का रेशियो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 110 तो कट ऑफ करीब करीब जाती ही जाती है। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें खास करके अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो जो टॉप मोस्ट कट ऑफ गई है वो तकरीबन 205 या समथिंग क्वेश्चन गई है। ईडब्ल्यूएफ की कट ऑफ 202 नंबर, मतलब 101 प्रश्न गई है। तो जैसा कि आप दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कट ऑफ बढ़ती जा रही है, और सब्जेक्ट में फिर वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई सा भी पेपर हो, सब्जेक्ट में हर अभ्यर्थी की लगभग
थोड़ी बहुत रेंज लेके चले तो हर अभ्यर्थी की लगभग बराबर पकड़ होती है। तो जो उनको छांट के अलग करता है कि आप जेआरएफ होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पेपर 1 होता है, क्योंकि पेपर 1 में मैथमेटिक्स वगैरह, अरिथमेटिक के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। तो उनमें कई लोग कहते हैं हमको बहुत डर लगता है, और जबकि वही पेपर आपको धक्का मार मार के पहुंचाएगा ऊपर। अब आने वाले समय में फर्स्ट पेपर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि उसमें भी आपको अब 35 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। जितना भी सब्जेक्ट में कवर करोगे, जितना भी कोशिश कर लोगे, 75-80 से ऊपर आना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमने भी क्वालिफाई किया था तो 78 क्वेश्चन थे हिंदी में और 35 क्वेश्चन थे फर्स्ट पेपर में, तब क्वालिफाई हो पाया था। और मेरा उससे पहले हमने बहुत प्रयास किए, लगभग 10 बार प्रयास किया, उसमें से 7 बार नेट हुआ और एक जो लास्ट जून में जेआरएफ हो पाया। तो 8 बार हमने क्या गलतियां की, क्या सुधार किए, उस बारे में बताएंगे। हम पहले ये करते थे कि हम यही किताबें और इन सबको पढ़ते थे, पढ़ना तो कई बार हो गया, और हम उस औसत में हम नंबर भी ला रहे थे। लगभग 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 95 सही हो रहे हैं, लगभग सही हो जा रहे थे। 3 बार ऐसा हुआ कि मेरा एक क्वेश्चन से नहीं हुआ जा रहा। और उन सब चीज़ों को हमने देखा, और पढ़ते तो हम काफ़ी थे, मेहनत काफ़ी किए, और उस चीज़ को स्कोर कैसे खींचें, तो उसके लिए हमने टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड किया। और उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें हर एक यूनिट को लेकर अलग अलग मॉक टेस्ट है, सेगमेंटल टेस्ट दे रखे हैं। हाँ, सेगमेंटल, और यूनिट हर एक छोटा छोटा टॉपिक को लेकर भी दे रखे हैं। तो उनको हमने काफ़ी प्रयास किया और खूब प्रैक्टिस किया, और उसमें ही हमारे लगभग होने लगे थे 35 क्वेश्चन। और जो टोटल भी है 50 क्वेश्चन के भी सेट होते थे, और 150 मतलब सब्जेक्ट का, और उसको मिलाकर भी हो जाते थे। तो हमने जितनी भी मेहनत की, कोशिश, हमारी मेहनत काफ़ी लड़कों करते हैं, लेकिन कुछ रणनीति बना के हम आगे बढ़ेंगे तो स्कोर जैसे हम 100 कर पा रहे हैं तो उसको 110 ले जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम काफ़ी प्रैक्टिस करें फर्स्ट पेपर की और सेकेंड, तो इससे जो है हमारा स्कोर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये तो आपने बात करी कि कैसे पढ़ाई की पद्धति अपनाएं, कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाएं। क्या कुछ आप स्पेशल बुक, जैसे अभी मैंने देखा कि आपने नाम लिया था केवीएफ मदान, केवीएफ मदान जी की बुक के अलावा क्या कोई और बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो इस तैयारी में हैं या आगामी समय में तैयारी में आना चाहते हैं? तो चूँकि मैंने भी पढ़ा है केवीएफ मदान की भाषा की बात करें तो थोड़ा एकेडमिक भाषा है, ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, तो कई बार शुरुआती दिनों में नहीं समझ में आती लोगों को। तो उसके साथ साथ और कौन सी सहायक पुस्तकों का अध्ययन करें जिससे ओवरऑल सिलेबस कवर हो सके? और इस चीज़ को बताने के साथ साथ आप ये बताएं कि जो अरिथमेटिक वाली यूनिट होती है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, या फिर कह लीजिए कि गणित के क्वेश्चन आते हैं मोटे तौर पे, तो उसकी थोड़ी सी अलग बताइए कि कैसे पद्धति अपनाएं, यूट्यूब से पढ़ें या किसी बुक से पढ़ें, और सहायक बुक बताएं केवीएफ मदान के साथ। केवीएस मदान के साथ बुक एक 10 यूनिट को पर्टिकुलर लेके केवीएस मदान ठीक है, और उसके बाद से अगर हम उससे नहीं कर पा रहे हैं तो हमें चाहिए कि यूट्यूब पे आपको जो समझ में आए उसका चैनल फॉलो करिए, और उसको एक यूनिट कवर करिए, और इधर उधर से एक यूनिट करिए, क्योंकि पर्टिकुलर बुक केवीएस मदान रखिए, उससे आपने 10 यूनिट पढ़ लिए। अब आपको करना है एक यूनिट तैयार करना, जो कमजोरी हो उसमें, जैसे हमें रीजनिंग नहीं आती या हमें मैथ नहीं आती, तो हम क्या करें, यूट्यूब पे जो चैनल तुम्हें अच्छा लगे, जो जिससे तुम्हें समझ में आए, जिससे तुम समझ सको, उसको फॉलो करें, उससे रीजनिंग सीखें। और डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो डीआई को हम बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश ये होगी कि 5-5 क्वेश्चन आते हैं, डीआई हम थोड़ा बहुत भी कवर कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन कर लिए, और अच्छा किए तो 4-5 भी कर सकते हैं। अब थोड़ा डीआई आसान आ रही है तो हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, रीजनिंग में इसी तरीके से। और किताब को जैसे बात की जा रही है, तो आज के समय में अगर हम यूट्यूब और जो इंटरनेट की मदद लेके कवर कर सकते हैं, वो किताब से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है फर्स्ट पेपर। तो हमें चाहिए कि नई रणनीति बनाना, नया जमाना चल रहा है इंटरनेट का, तो उसका लाभ उठाएं। ये चीज़ है कि
दिन ब दिन टॉपिक्स डायनामिक होते जा रहे हैं और जो बुक्स हैं वो स्टैटिक बनी हुई हैं, क्योंकि कोई भी पब्लिशर हो तो हमें नहीं लगता कि 6 महीने से कम टाइम में वो नया एडिशन लाता है बुक का। तो सोचिए कि 6 महीने पहले KVF मदान जी की बुक या 1 साल पहले छप गई। अब कोई बच्चा जाता है पुराने एडिशन की बुक ले लेता है, लेटेस्ट एडिशन भी, लेकिन मान लो लेटेस्ट एडिशन जनवरी 2025 का है, अभी तो फरवरी 2026 चल रहा है। तो 1 साल पुरानी चीजें उसमें हो सकता है दिमाग में नई चीजें या प्रश्न पत्र में नई चीजें पूछने की रवायत हो गई हो। तो इस लिहाज से आपने जो बताया कि बुक को, स्टैटिक बुक को थियरी समझने के लिहाज से पढ़ना चाहिए, और जो करंट की चीज़ें हैं, क्या नए नए ट्रेंड लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनके लिए यूट्यूब या सोशल मीडिया या फिर कह लो जितने भी AI टूल्स वगैरह हैं उनका सहारा लेना। तो आपने बताया कि यूट्यूब चैनल वगैरह की मदद ले सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या आप किसी एक आध चैनल का नाम बता सकते हैं जहाँ से आपने पढ़ाई करी? हाँ, 1-2 चैनलों के हम नाम लेना चाहेंगे। पहला तो कुमार भारत है, उनसे काफ़ी लोग मदद, और लोगों को पता भी होगा कुमार भारत के बारे में। उनका टेलीग्राम पे चैनल, उस पर क्विज वगैरह भी आती हैं, और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर नई चीज़ें अपडेटेड, नया सिलेबस आया, जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लेकर उन्होंने काफ़ी अपडेट चीज़ों को रखा, तुरंत अपडेट करते हैं चीज़ों को। और एक इलाहाबाद के शिवम सर हैं, वो फर्स्ट पेपर उनसे हमने सीखा, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम था तो हिंदी में वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे हमारी हेल्प हुई है। और ज़्यादातर हमारे पहले 22-23 ही क्वेश्चन होते थे, और हमने इन लोगों यूट्यूब चैनलों को फॉलो किया और इनसे मदद ली और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस किया, तभी हमारा 22-23 से इंक्रीज होते होते 35 तक हो गया, और 35 होने पर ही हमारा JRF हो पाया। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी सरोज जी ने बताया कि कुछ एक आध चैनल्स के नाम लिए आपने, और KVF मदान जी की बुक, उसके साथ आप चाहें तो KVF मदान की बुक पढ़ने से पहले जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि दृष्टि पब्लिकेशन सरल शब्दों में लिखी गई है बुक, और उसके बाद जब आप KVF मदान पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ बनेगी। लेकिन मैं तो कहूँगा इन दोनों बुक को पढ़ने से पहले टॉपिक सिलेबस सामने रख के उसके टॉपिक वाइज पहले यूट्यूब पे देख लें, क्योंकि एक टीचर जब समझाता है तो चीज़ों को खोल के रख देता है, उसकी बखिया उधेड़ देता है। जब आप वहाँ से उसका रेफा उधेड़ जाएंगे तब बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सब आपको समझ में आएगा। तो हाँ, एक यूनिट उसमें होती है ICT की। ICT के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? ICT में जैसे आपने दृष्टि का जब नाम लिया है, तो ICT ने अच्छा दिया, उसमें कंटेंट अच्छा, हमने दृष्टि की भी किताब को पढ़ा है और KVS मदान की, दोनों अच्छा दिया है। और ICT में जो है पुराने क्वेश्चनों को हमें बहुत ज़्यादा फोकस कर, पुराने क्वेश्चन लगाइए, उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कभी कभी हम पुराने क्वेश्चनों को लगाते रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं आता तो हम तुक्का मारते हैं तो आइडिया लग जाता और सही हो जाता। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा और उतना स्कोर और ज़्यादा बढ़िया आएगा। साथियों, ये बात बहुत अच्छी है कि तैयारी करने का सही मार्गदर्शक क्या हो सकता है। तो 2 ही मार्गदर्शक आपके हैं, एक सिलेबस आप सामने रखें, डिटेल्ड सिलेबस, और PYQ। सिलेबस आपको बताता है क्या पढ़ना है, PYQ आपको बताते हैं कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। मैं सही कह रहा हूँ मेरे हिसाब से? हाँ सही, क्योंकि आपके पास सिलेबस है, सब कुछ है, आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि इस सिलेबस में या इस यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखना और सबसे लास्ट में क्वेश्चन देखना, मतलब शुरुआत भी क्वेश्चनों से करना और एंड भी क्वेश्चनों से ही करना, PYQ से ही करना है। तो पहले भी देखना चाहिए, पढ़ने से पहले भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और लास्ट में भी खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसा कि मुझे लगता है कि पेपर 1 पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर 2, जो कि आपका हिंदी विषय है। चूँकि मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, अब आप उसके विशेषज्ञ हैं, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, उससे अच्छा आप अपने हिसाब से बताइए साथियों को, जो भी आप बताना चाहें। हाँ। कैसे तैयारी करें, क्या क्या पुस्तकें आपने पढ़ी, कितनी यूनिट है, उसको कैसे यूनिट वाइज कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स हो सकती है, कोई यूट्यूब चैनल या कोई पेड कोर्स, कुछ भी जो भी आपको लगे।
हाँ, तो जैसा कि हमने हिंदी से जेआरएफ निकाला है और मेरे अच्छे नंबर थे, 224 नंबर थे, और मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी पीएचडी में हो गया है। और हम चर्चा करना चाहेंगे जो एमए स्टार्ट कर रहे हैं लड़के, उन लोगों जी उनसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि हमारे पास 2 साल है, हमें कम से कम 1 साल का टारगेट तो बनाना चाहिए। 1 साल की नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का टारगेट बनाएं, ताकि 1 साल का जब हम बनाएंगे तो हमारे पास 10 यूनिट है, 10 यूनिट को एक एक यूनिट करके हम कवर करें। और अगर 1 साल का हम जब टारगेट बनाएंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर हम बड़ी यूनिटों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनकी समीक्षा और उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़रूर देख लें और नोट कर लें। नोट करने से ये फ़ायदा होगा, जब भी पढ़ेंगे नोट करेंगे और पेपर के समय हमारे पास 1 हफ्ते है तो उन नोट्स को हम देख लेंगे तो दोबारा फिर से हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। और जैसा कि जो अब पेपर आ रहा बहुत ही लेंदी आ रही है, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश करें कहानी की यूनिट है उसको तो एक एक चीज़, हर एक कहानी पढ़नी चाहिए, नाटक भी हर एक पढ़ना चाहिए, निबंध भी पढ़ना चाहिए। और बाकी बचा हमारे पास उपन्यास। उपन्यासों में हम कोशिश करें कि जो छोटे उपन्यास हैं 5 उपन्यासों को कम से कम पढ़ ही लें। कम से कम 13 उपन्यास है तो उसमें 5 उपन्यास अगर पढ़ लेंगे और सबकी समीक्षा और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे तब भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और 10वीं यूनिट अन्य गद्य विधाएं, उसमें तुम्हें 7 किताबें ऐसी मिल जाएंगी जो 200 पेज या कम की हैं, तो उनको पढ़ें। और जो बची मोटी किताबें तो उनको करें ये कि उनकी समीक्षा और उनके इम्पोर्टेंट बिंदु देख लें। और इतना 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त समय होगा कि हम सारी 10 यूनिट को कवर कर पाएँ। और कम टारगेट लेके चलना भी नहीं चाहिए कि हम 2 महीने में कर लेंगे, हम 2.5 महीने में कर लेंगे, तो वो फिर होता ये है कि फिर 2 महीने करें, फिर 2 महीने करें। इससे अच्छा 1 साल का टारगेट कर लेके चलें और हम पूरा कोशिश करें कि हम 200 या 210 या 220 क्वेश्चन नंबर ला पाएँ। और जैसा कि हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन कहाँ से देखें। क्वेश्चन के लिए एजीपी पब्लिकेशन की एक सॉल्व पेपर आता है, उसको सॉल्व करें। और जो नेट से है या फिर टेक्स्ट बुक से है, टेक्स्ट बुक वाले भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे प्रैक्टिस करें। उससे ये होगा कि अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हिंदी में 60 कर पा रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे 10 या 15 क्वेश्चन जरूर बढ़ जाएंगे और वही 60 तुम्हारे 70-75 पहुंच जाएंगे। और यूट्यूब पे अगर हम कई सारे हिंदी विद ऋचा है या फिर अनुराज एकेडमी है, इन लोगों में से राही अध्ययन जो भी अच्छा लगे उनमें से किसी ना किसी को थोड़ा जल्दी हो जाता, उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। जो चैनल अच्छा हो उनसे पढ़ लें। हिंदी में तो अब हमारे समय में इतना ज़्यादा चैनल नहीं थे, अब 1-2 सालों में बहुत सारे चैनल हो गए हैं जहाँ से हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और हम वहाँ से अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। और जो पुरानी किताबें हैं जैसे सरस्वती पांडे, तो उनको लोग अब कहने लगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं रही, लेकिन हमारे समझ में वो जितने कम पेजों में या कम उसमें जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करती, आज तक वैसी किताब हमें देखने को नहीं मिली, तो उसको जरूर पढ़ें। मुझे लगता है कि सरस्वती पांडे वाली बुक की अगर तुलना करनी हो तो जनरल स्टडीज की जो लूसेंट की बुक आती है बिल्कुल उस पे तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सिलेबस आपने जीएफ का पूरा कवर कर रखा हो, फिर रिवीजन के पर्पज से पन्ने पलटते जाइए, याद करते जाइए, तो लूसेंट बहुत बेहतर बुक है। उसी तरीके से आपने हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान जो भी और व्याकरण, ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ रखा हो तो रिवीजन के पर्पज से ये सरस्वती पांडे वाली बुक कह सकते हैं कि अभी भी कई मायनों में रामबाण है। तो जैसे कि कई यूनिट्स हैं उनमें पेपर 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान की है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो अभी वर्तमान ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पूछने का, उसमें कौन कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे? उसमें सबसे पहले नंबर पे अपनी रामचंद्र शुक्ल की बुक का रामचंद्र शुक्ल तो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का बाइबल है। हाँ,
और उसको पढ़े बिना कल्याण नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। और ये भी है कि उसको हम पहली बार पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लिष्ट लगेंगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम दोबारा पढ़ेंगे तो और समझ में दोबारा। और ये मत सोचो कि हम एक बार पढ़ के हो गया, नहीं, कम से कम 3-4 बार उस बुक को पढ़िए, तब जाके चीज़ें हमारे दिमाग में और हम बहुत अच्छे से चीज़ें को समझ पाएंगे। और उसके अलावा जो है नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र वाली किताब को हमें पढ़ना चाहिए। और जो गाइड के रूप में उपलब्ध है दृष्टि की, इस समय अच्छी बुक आ रही है, तो दृष्टि को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और काव्य शास्त्र में जो है, अगर हमारे पास टाइम हो तो पश्चात काव्य शास्त्र में कई किताबें हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र में अगर हमारे पास टाइम ना हो तो वही चीज़ें हम दृष्टि से कवर कर सकते हैं। कम समय है तो दृष्टि से चीज़ें कवर कर सकते हैं, और उसको पढ़िए। यानी सीधी सी बात आप यही कहना चाहते हैं कि चाहे दृष्टि पब्लिकेशन की जो एक गाइड बुक आती है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक आती है, तो ये सब कह लीजिए कि कैप्सूल टाइप की है। जैसे कैप्सूल होता है, अंदर जाते ही तुरंत अपना प्रभाव चालू कर देता है, उसी तरीके से अगर आपने पहले से अच्छी तरीके से पढ़ रखा है हिंदी साहित्य को पूरी तरीके से, उसका इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र, जितनी भी उसमें रचनाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि आदि जो भी लगा है, उसको कम से कम 1 बार 2 बार तो ही पढ़ लेना चाहिए ढंग से। हाँ, ये चीज ये भी कहना चाहेंगे कि दृष्टि है या सरस्वती, इस पर निर्भर नहीं होना है। निर्भर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 यूनिट है, तो हर यूनिट अलग अलग हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो पेपर है, आज 1 साल 2 साल में, तो उसमें हम दृष्टि पे या सरस्वती पांडे पर निर्भर होके नहीं रह सकते। और हमें उसके अलावा जो है कहानी की यूनिट और कविता यूनिट, इन सारे PDF को निकाल के हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हम इन किताबों से निर्भर नहीं हो सकते। अगर इन पे निर्भर होंगे तो हो सकता है किसी की किस्मत अच्छी हो जाए, लेकिन मुश्किल है आज के समय में। और मुझे लगता है आजकल ये JRF वाला कंपटीशन इतना टफ इसलिए होता जा रहा है कि कई लोग अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो जाती है, किसी का नसीब साथ नहीं देता, किसी की अपनी खुद की आदतें साथ नहीं देती, तो उनका हो नहीं पाता उन एग्जाम में जो उन टारगेट लेके चले थे वो लोग। तो लोग सोचते हैं हम इधर MA कर लेंगे और एक ही सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, है ना, और जनरल के 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हम देख लेंगे इधर उधर से, थोड़ी सी मेहनत करके। यानी उस एग्जाम की तुलना में जो टारगेट लेके वो लोग चले थे, सोचते हैं कि उसके जितनी है उससे कई मायनों में कम मेहनत करेंगे तो अगर हमारा JRF हो गया तो हम कहीं से भी PhD करने लगेंगे। तो हमें मिनिमम पूरे भारत में आप कहीं से भी PhD करें, आज के टाइम में मिनिमम 40,000 रुपये टोटल तो मिलता ही है हर महीने। और मुझे लगता है कि ये ग्रुप D की सैलरी से तो सैलरी से ज्यादा, हालांकि सैलरी तो नहीं है, अध्येता वृत्ति है, स्टाइपेंड है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, किसी का क्लियर भी नहीं हो रहा है तो मान लो 40,000 मिल गया तो महीने में उसका 25,000 30,000 पढ़ाई में लग गया, 8-10,000 बच रहा है तो अपना खाना खर्चा निकल जाता है ना। कभी यात्रा किया किसी चीज़ को लेके, अपने टॉपिक को लेके, तो उन सब चीज़ों में निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि आजकल जो ये रवायत चली है कि अन्य लोग भी आके कि 2 साल का एग्जाम MA करेंगे, साथ में तैयारी करेंगे, JRF हो गए तो वाह वाह। तो इस वजह से कंपटीशन और टफ होता जा रहा है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, UGC के पास फंड उतना ही है जितना होता है। तो सोचिए कि 100 रुपये है UGC के पास, उसमें खाली सब्जेक्ट के लोग आए तो मान लो कि 100 लोग हैं तो 1-1 रुपये मिल जाएगा। अब उसमें 150 लोग आ गए तो पैसा तो कम पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए जहाँ तक पिछली बार देखा था 60% लगभग उस फंड कम किया गया था, तो ये सब चीजें घटाया गया। हाँ, UGC का बजट घटाया और गया, इस बार का बजट भी कुछ अच्छा नहीं है शिक्षा के, हायर एजुकेशन को लेकर इतना अच्छा बजट नहीं जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपटीशन तो हो ही रहा है, इसलिए मेरिट हर बार और ज़्यादा जा रही, बढ़ रही। तो सरोज जी, धन्यवाद कहने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अंत में अपनी सुमधुर वाणी से कुछ पेपर 1 की तैयारी, पेपर 2 की तैयारी, जो अभी तक आपने ना बोले हो वीडियो में, कुछ 1-2 मिनट में आप बताने की, या 1-2 टिप्स जो आपको लगे इम्पोर्टेंट, जो कि
ट्रिक्स हो सकती हैं जिनको अमल करके कोई बेहतर कर सकता है, उसको आप बताएं दर्शकों को। बेहतर, जैसा कि हमने लगभग 10 बार एग्ज़ाम दिया है, जो हमने कमियां की हैं, जो गलतियां की हैं, उनसे हम सीखें हैं, उन्हीं के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं कि हमने किन गलतियों किया है। बस आप इस वजह से ये बता दीजिए कि आपने कौन कौन सी गलतियां की पिछले जितने भी अटेम्प्ट आपने दिए, तो दर्शक अगर अपनी सहूलियत या अपना भला चाहेंगे तो वो गलतियां ना करेंगे अगर वो कर रहे होंगे। हाँ, तो हम वही बताना चाहते हैं कि हमने लास्ट समय में रिवीजन उतना अच्छा नहीं कर पाया, या किसी बार हमने प्रैक्टिस उतनी नहीं की, और इस बार जब लास्ट में हमारा हुआ है तो ज़्यादातर हमने प्रैक्टिस पे ही फोकस किया, क्वेश्चनों को बहुत लगाया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाया। इस वजह से हमारा जो स्कोर था फर्स्ट पेपर में भी लगभग 7-8 क्वेश्चन बढ़ गया, लगभग 35-36 क्वेश्चन हमारा हुए, और 25 हो रहे थे जो अब 35-36 हुए। और सेकेंड पेपर में भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया, जो 65-70 होते थे उसमें भी 78 क्वेश्चन हुए, लगभग 80 के करीब। तो हमने इन सब चीज़ों, इतना क्वेश्चन कैसे पहुँचे, हमने खूब कस के प्रैक्टिस की, टेक्स्ट बुक से हमने बहुत पेपर लगाए, सारे पेपर लगा डाले, तब जाके हमारा ऐसा स्कोर हुआ। नहीं तो हमारा वही 2 नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर से कम 5 बार ऐसा हुआ कि 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर से नहीं हुआ। साथियों, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही वह चीज़ है जो आपको आपकी सफलता के नज़दीक लेके जाती है। मैंने भी अपने टाइम में किया, इन्होंने बताया है कि हमने ये गलतियां करी। कई बार हम क्या करते हैं ना कि सामग्री जुटाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये नहीं कि जितनी सामग्री है या अभी तक हमने जुटा ली है उसको सप्ताह में एक बार तो ही अपने आंखों के सामने से गुजार ले, पन्ने पलट ले, याद कर एक ले। चीज़ और कहना चाहेंगे, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं एक एक यूनिट को, तो हम नोट्स जरूर बनाते चलें, अपना कलम और पेपर साथ में रखें, और हर एक कहानी, हर एक नाटक, हर एक उपन्यास नोट बनाते जरूर चलें। इससे बहुत ज़्यादा बाद में सहूलियत होती, जब पेपर समय आता तो हम जल्दी जल्दी उन्हीं चीज़ों देख लिए और हमारी चीज़ें एक बार दिमाग में घूम गई। तो यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने पीवाईक्यू लगाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू आपकी चक्षु खोल देता है कि अच्छा हमने तो फला टॉपिक में, मान लीजिए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, तो इतिहास लेखन की परंपरा में मान लो मैंने 8 ग्रंथ पढ़ी, जिसमें गारफादर ताफी का इतिहास ग्रंथ हो गया, शिव सिंह सिंगर का हो गया, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हो गया, शुक्ल जी का हो गया, ऐसे करते करते जो भी अभी लेटेस्ट परंपरा है वहाँ तक हो गया। तो उन सब चीज़ों के साथ साथ आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा पीवाईक्यू में ये पूछा तो हमने तो ये कवर नहीं किया, तो आपका दिमाग और जगहों पर जाएगा, आप और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अभ्यास करते रहिए, और अभ्यास करने से पहले गहन अध्ययन करिए, ऊपर ऊपर नहीं। ऊपर ऊपर करने से कल्याण नहीं होने वाला है, जैसा पेपर का लेवल दिन ब दिन अब टफ होता जा रहा है। तो इन्हीं चर्चा के साथ मैं सभी आगामी जो भी यूजीसी नर्जालप का पेपर देंगे उनको शुभकामनाएं कि आप जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करें। बहुत अच्छी बात है। जिनका नेट या ओनली पीएचडी हो वो निरंतरता बनाए रखें।